भारत अपने दुश्मनों को न भूलता है न माफ करता है। वो कहीं भी छुप जाएं, भारत उन्हें पाताल से भी ढूंढता है और इंसाफ का तकाजा पूरा करता है। 17 साल बाद मुंबई पर हमला करने वाले दहशतगर्द तहव्वुर राना के गुनाहों का जवाब हिंदुस्तान की अदालत में लिया जाएगा। 2008 में बहे खून की एक एक बूंद और आंसुओं का कर्ज तहव्वुर राना को चुकाना ही होगा। राना की गिरफ्तारी खुला ऐलान है दुनिया भर में छिपे भारत के हर दुश्मन को कि अब उनका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत भागा, बहुत छुपा, बहुत बचा, लेकिन अब भारत का अपराधी भारत की अदालत में है। हर गुनाह की सजा मिलेगी, आतंक की हर साजिश से नकाब हटेगा। भारत की आत्मा पर खून के दाग लगाकर भागा था, आज भारत की मिट्टी पर हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा है। एक एक पाप याद दिलाया जा रहा है, एक एक पाप याद आ रहा होगा। गुनहगार तहव्वुर राना की ये तस्वीर दुनिया भर में भारत के दुश्मनों के लिए खुला ऐलान है कि बचेगा कोई नहीं। तहव्वुर की हिरासत ऐलान है इस बात का कि हर आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचेगा। भारत सरकार को जब तक सारे के सारे जो आरोपी हैं हम लोग उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये पाकिस्तानियों की ये जो बकवास है ना, और ये जितने इनके लिबरल टाइप के लोग हैं, इन सबको भी देख लेना चाहिए हमारे को। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आतंक के सबसे बड़े अड्डे पाकिस्तान में छुपे न हाफिज बचेगा, न लखवी बचेगा, न मसूद अजहर बचेगा और न ही बचेगा वो कोई अपराधी जिसने कभी भी नापाक नजरें हिंदुस्तान की तरफ उठाई। सबका हिसाब बराबर होना पड़ेगा, तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे और ना हम आपको बख्शेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की। इसको भारत में लाना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जीत है और ये कमजोर देश कभी कर नहीं सकता है। भारत के साथ इस प्रकार से छेड़खानी मत करिए। आतंक के ठिकानों में हलचल जरूरी है क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आतंक की नर्सरी में मातम जरूरी है क्योंकि अब हर आतंकी की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। आतंक की फैक्ट्री में दहशत जरूरी है क्योंकि आतंक के आकाओं के अच्छे दिन अब खत्म हुए। अब हिसाब होगा 1993 का। अब हिसाब होगा देश के हर दुश्मन के गुनाहों का। भारत ने पहले तो देश की सरहदों के अंदर पनप रहे आतंकियों से उनकी सांसें छीन ली, फिर सरहदों के बाहर भारत को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे पाल रहे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया। और अब बारी है भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर विदेशी मिट्टी में छिपने वाले एक एक आतंकी और अलगाववादी की। पाकिस्तानी मूल के कैनेडियाई नागरिक तहव्वुर राना को अमेरिका से वापस लाने की कोशिशों में भारत कई साल से जुटा था। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अगस्त 2018 में राना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन राना कभी कोविड तो कभी कानून की पेचीदगियों के चलते लुक्का छिपी का खेल खेलता रहा। भारत की एजेंसियों ने हार नहीं मानी और राना को शिकंजे में लेकर ही दम लिया। अब राना की खोज पूरी हुई, लेकिन उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली का हिसाब बाकी है। तहव्वुर पर शिकंजा तो कस गया, लेकिन हेडली का हिसाब अभी बाकी है। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सईद गिलानी अभी अमेरिका की जेल में बंद है। ट्रंप के आने के बाद हालात बदले हैं, हेडली के हालात भी बदल सकते हैं। 26/11 हमलों में अपनी और तहव्वुर की भूमिका को हेडली पहले ही कबूल कर चुका है। तहव्वुर भारतीय जांच एजेंसियों के सामने अपने गुनाह एक एक करके कबूल कर रहा है।
धीरे धीरे उसका और पाकिस्तान का घिनौना रिश्ता सामने आता जा रहा है। तहव्वुर मुंबई के गुनहगार आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए हैदर दिलवाना चाहता था। अब यही तहव्वुर उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का जरिया बनेगा। पाकिस्तान और आतंकियों के रिश्तों की नई पिक्चर रिलीज होने वाली है। लखवी और हाफिज जैसे दुर्दांत आतंकी सेफ हाउस में छिप रहे हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय सन्नाटे में है। जब जांच पूरी हो जाएगी तब पाकिस्तान निश्चित रूप से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि तहव्वुर की काली करतूतों का एक एक सबूत भारत के पास पहले से ही है। अब बस उन सबूतों को तहव्वुर के जवाबों के आधार पर पुख्ता किया जा रहा है। मुंबई हमलों की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। यही वो शख्स था जिसने डेविड कोलमैन हेडली की मदद भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए की थी। तहव्वुर ने हेडली को भारत का वीजा और पैसा दिलवाया। इसी ने मुंबई में हेडली को फर्स्ट वर्ल्ड नाम से ऑफिस खोलने में मदद की, जिसके पीछे ये आतंकी गतिविधियों को छुपाते थे। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए देश भर में घूमना और उन जगहों की रेकी करना शुरू किया जहां जहां लश्कर तैयबा आतंकवादी हमला कर सकता था। हेडली ने ही मुंबई टर्मिनस और ताज होटल की रेकी की, जहां बाद में हमलों को अंजाम दिया गया। तहव्वुर राणा कल्प्रिट ही नहीं है, कैप्टन है मेडिकल कोर का, और वो ISI ने ऐसे लोग बहुत को लिया हुआ है और उनसे वो ट्रेनिंग कराते हैं। जो ये टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो चलाते हैं, प्लानिंग करते हैं। कसाब इत्यादि की ट्रेनिंग तहव्वुर राणा उनकी टीम ने की थी। ये सारी 26/11 उन्होंने ही प्लान किया था। राणा के साथ पाकिस्तान की आर्मी का कनेक्शन था और हमलों के समय राणा और पाकिस्तानी आर्मी के कुछ अफसरों का भी नाम जांच में आया है। आतंक के तीनों एंगल तहव्वुर, हेडली और पाकिस्तान जब एक साथ आए तो भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। 26 नवंबर 2008 10 पाकिस्तानी आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे और शिवाजी टर्मिनस, नरीमन होटल, होटल ताज सहित कई स्थानों पर गोलियां बरसाते हुए 166 लोगों की जान ले ली। 9 आतंकी वहीं मारे गए। एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में भारत के कोर्ट के आदेश के बाद फांसी दे दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो 26/11 का मुंबई नगरी के ऊपर जो भयाड़ हल्ला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था हेडली, उसका प्रमुख साथीदार ये तहव्वुर राणा था। और उस हमले में अपने को मालूम है कि कई निरपराध लोग मारे गए थे, कई अपने जवान, कई पुलिस बांधव उस हमले में मारे गए थे। तो उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। तहव्वुर से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तब 17 साल पहले हुए मुंबई हमलों के पूरे इंसाफ का रास्ता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि तब ये पता चलेगा कि कैसे मुंबई हमलों के दौरान कराची में टेरर कंट्रोल रूम बना था। टेरर कंट्रोल रूम से दहशतगर्दों को रियल टाइम निर्देश कैसे दिए गए थे। टेरर कंट्रोल रूम में पाक सेना और ISI के कितने अफसर मौजूद थे। टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद पाक आर्मी के अफसरों का राजदार है तहव्वुर। तहव्वुर के खुलासे के बाद पाक आर्मी के अफसरों के चेहरे बेनकाब होंगे। हमले में शामिल पाक आर्मी के अफसरों के नाम आरोपियों में शामिल किए जाएंगे। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया, प्रोफेशनल कंट्रोल रूम था। ये सब तो बिना पाकिस्तान स्टेट के और आर्मी और ISI के बैकिंग के तो संभव नहीं हो सकता। तो उनको जो वहां पर जो एक्टर्स हैं जिसकी जानकारी वो जाहिर हो गई, सबको जाहिर हो गई, उनका पनिशमेंट का क्या प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर करना जरूरी है। जब कसाब को फांसी हुई थी तो पाकिस्तान ने उससे पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन तहव्वुर नाम की हड्डी इस बार ऐसी फंसेगी कि ना उगलते बनेगा ना निगलते। पहले से बदनाम मुल्क के तौर पर स्थापित पाकिस्तान की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। तहव्वुर भारत की अदालत में है, लेकिन अब मोदी सरकार और NIA की जिम्मेदारी है कि उसके गुनाहों का पूरा हिसाब हो सके। तहव्वुर से हेडली, हाफिज और पाकिस्तान को लेकर कई जानकारियां ली जा रही हैं। NIA की 12 सदस्यीय टीम को कई सवालों के जवाब जानने हैं, जिनकी पूरी एक लंबी लिस्ट है। 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहां थी? भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां मिले थे? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो? उसको जाली वीजा देकर भारत में क्यों भेजा था? डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया था?
कि वो भारत में किन जगहों पर गया था। मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? तुमने डेविड कोलमैन हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? लश्कर चीफ हाफिज सईद को लेकर भी तहव्वुर को कई सवालों के जवाब देने हैं। हाफिज सईद को कैसे जानते हो? हाफिज से तुम पहली बार कब और कहां मिले? तुम्हारे हाफिज सईद से कैसे संबंध थे? तुमने लश्कर तैयबा की मदद कैसे की थी? बदले में लश्कर ने तुम्हें क्या दिया? लश्कर में कुल कितने लोग हैं? स्ट्रक्चर कैसा है? रिक्रूटमेंट कैसे होता है? कौन करता है? लश्कर को चलाने के लिए फंड कहां से आता है? कौन लोग सबसे ज्यादा फंड रेजिंग करते हैं? हथियारों की सप्लाई कौन करता है? किन देशों से हथियार तुम लोगों को मिलते हैं? पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की भूमिका पर भी एनआईए ने कई सवाल तैयार किए हैं, जिनका जवाब तहव्वुर देगा और पोल खुलेगी पाकिस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की कैसे मदद करती है? हमले करने के टारगेट को तुम लोग कैसे चुनते हो? हमले के इंस्ट्रक्शन क्या तुम्हें आईएसआई देती है? आईएसआई की प्लानिंग क्या थी? जिन जगहों पर हमले हुए क्या वो ही टारगेट थे या भारत के कुछ दूसरे टारगेट भी थे जिनको तुम पूरा नहीं कर पाए? क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है? हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? क्या बोलकर लड़कों को फिदायीन हमले करने के लिए तैयार किया जाता है? तहव्वुर से पूछताछ के लिए 18 दिन की रिमांड एनआईए को मिली है। इन दिनों में 26/11 अटैक की हर कड़ी जोड़नी है और दोषियों को सजा दिलाने की ओर बढ़ना है। तहव्वुर राना आईएसआई का करीबी रहा है, पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रहा है। जाहिर है वो पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादियों के बीच की मजबूत कड़ी है। यही वजह है कि अब जब राना बोलेगा तो पाकिस्तान में छुपे बैठे हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर जैसे भारत के दुश्मनों की भी खैर नहीं है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का सबसे बड़ा चेहरा है हाफिज सईद। कहने को आतंकी वित्त पोषण मामले में पाकिस्तान ने इसे 78 साल की सजा सुनाई है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है दुनिया के लिए। हाफिज सईद पाकिस्तान में पूरी तरह आजाद है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या तहव्वुर के बाद अगला नंबर हाफिज का होगा? जिस आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने मुंबई हमलों को अंजाम दिया, हाफिज उसका सरगना है। भारत कई बार पाकिस्तान से उसे भारत को सौंप देने का आधिकारिक आग्रह कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि हाफिज भारत के हाथों लगा तो पाकिस्तान की पूरी पोल खुल जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान हाफिज को सौंपने से हर बार मना करता आया है। बेशक जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स निकल कर आ जाएं, पाकिस्तान अगर ये कहना चाहेगा या कह रहा है कि ये हमारा सिटीजन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये 20 साल से बाहर था या किसी और कंट्री की नेशनलिटी इसके पास थी, तो वो डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस आदमी के साथ। ये बाहर जाकर कुछ भी करता है, उससे पाकिस्तानी स्टेट अपने आप को नहीं जोड़ेगी, और अगर जोड़ेगी तो जाहिर है फिर उसको और बहुत से लोगों को निकालना पड़ेगा, चाहे वो हाफिज सईद हो या दूसरे, उनके लिए भी मानना पड़ेगा। कई देशों ने हाफिज को आतंकी घोषित किया है। अमेरिका ने उस पर और उसके संगठन पर इनाम भी रखा हुआ है, लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में सुरक्षित घूमता रहता है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना उसकी सुरक्षा में लगी रहती है। हाफिज सईद की तलाश भारत को कई मामलों में है। कहा जा सकता है कि वो भारत का मोस्ट वांटेड नंबर 1 आतंकी है। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का चीफ है। हाफिज सईद भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद पुलवामा अटैक का भी मास्टरमाइंड है। लश्कर तैयबा आतंकी संगठन पर लगभग $1 करोड़ का इनाम है। हाफिज सईद कश्मीर में आतंकी हमलों और आतंकी समूहों की फंडिंग में शामिल है। कई बार अज्ञात हमलावरों के हमले में हाफिज बाल बचा है, लेकिन उसके कई करीबी इन हमलों में मारे गए हैं। अब तहव्वुर की गवाही उसे महंगी पड़ने वाली है। पाकिस्तान को हाफिज पर जवाब देना तक मुश्किल हो जाएगा। ज़कीउर रहमान लखवी, जो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और हैंडलर है, ऐसा प्रचारित किया जाता है कि लखवी साल 2021 से पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन कई बार उसके फोटो और वीडियो सामने आते रहते हैं जो पाकिस्तानी दावे की पोल खोल देते हैं। लखवी ने ही मुंबई हमलों के लिए आतंकियों को ट्रेन किया था। तहव्वुर के जवाबों के बाद जैसे जैसे 26/11 हमले की कड़ियां जुड़ेंगी, लखवी की भूमिका भी और स्पष्ट होती जाएगी। तब पाकिस्तान के सामने शर्मिंदगी की एक और वजह होगी।
पाकिस्तान बेनकाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो आतंक के आका हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या फिर दूसरे आतंकी हो, वो तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं। 26/11 हमले का जो मुख्य मास्टरमाइंड है हाफिज सईद है, इसके अलावा जकीउर रहमान लखवी, ये तमाम लोग पाकिस्तान से रह करके अभी भी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। तहव्वुर राणा की पूछताछ में ये तमाम चीजों का खुलासा होगा और ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से उस दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो है वो संपर्क में था, कैसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग दिया गया और उसके बाद कराची में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। उस कंट्रोल रूम से किस तरीके से लगातार निर्देश मिल रहे थे इस आतंकी तहव्वुर राणा को और इसके साथी जो दूसरे आतंकी थे। तो इस तरीके का एक पूरा जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और NIA की जो टीम है वो एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। मसूद अजहर भारत में संसद पर हमले से लेकर पठानकोट हमले तक कई मामलों में इसकी भारत को तलाश है। मसूद जैश मोहम्मद का सरगना है। पाकिस्तान इसकी मौजूदगी से इनकार करता रहता है, लेकिन इसकी स्पीच समय समय पर पाकिस्तान से जारी होती हैं, जो पाकिस्तान के झूठ का सबूत बनती हैं। पाकिस्तान ने जितने भारत विरोधी आतंकियों को सुरक्षा दे रखी है, वो सब पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत अब अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान की जमीन न सिर्फ आतंकवादियों के फलने फूलने की नर्सरी है, बल्कि खूंखार आतंकियों की शरण स्थली भी है। 1993 में मुंबई को बमों से दहलाने की साजिश रचने के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही जाकर छुपा। तहव्वुर राणा के नपने के बाद अगला सवाल यह उठ रहा है कि क्या दाऊद का नंबर आने वाला है? तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाना यकीनन भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। प्रत्यर्पण की पेचीदगियों पर आखिरकार भारत की कूटनीति और रणनीति भारी पड़ी और भारत का मोस्ट वांटेड हिंदुस्तान के हत्थे चढ़ गया। तो क्या अब दशकों से इंडिया को जिसकी तलाश थी, वो मोस्ट वांटेड भी भारत की पकड़ में आने वाला है? 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, डी कंपनी का बॉस, कई हत्याओं का आरोपी, क्या अब अगला नंबर दाऊद का है? क्या अब खुलेगी उसकी फाइल? जिस तरह भारत सरकार तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण करवाने में कामयाब रही, क्या उसी तरह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है? हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम हमले का आरोपी है। अमेरिका ने भी उसे आतंकी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था। भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल कर चुकी हैं। कराची के क्लिफ्टन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगला दाऊद का पाकिस्तान में परमानेंट ठिकाना माना जाता है। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 दाऊद का दूसरा ठिकाना है। जिस जगह उसका बंगला है वहां पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा है। दाऊद को ISI का संरक्षण प्राप्त है। भारत सरकार का कहना है कि दाऊद से जुड़े तमाम सबूत पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार न सिर्फ इन सबूतों को झुटलाती चली आ रही है, बल्कि एक ही राग अलाप रही है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। कई भारत की सुरक्षा के लिए जिन कई लोगों से भारत की सुरक्षा को खतरा है, वो भी उनमें से एक था। इसलिए उसके बारे में भी जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए या एजेंसीज को करनी चाहिए या उनके अफसरों को करनी चाहिए, वो मैंने भी की। उसमें कोई विशेष वो नहीं था, लेकिन ये कारण जो कि सबसे बड़ा था कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका, वो था पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का उससे पूर्ण रूप से और ब्लैटेंट तरीके से मदद और प्रोटेक्शन देना। और एक स्टेट के खिलाफ अगर स्टेट किसी को प्रोटेक्शन दे तो उसकी ज़मीन के अंदर, उसकी धरती के अंदर में उसके खिलाफ एक्शन लेना असंभव नहीं तो काफ़ी कठिन तो हो ही जाता है। लेकिन क्या दाऊद का प्रत्यर्पण किया जा सकता है? दरअसल दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण में सबसे बड़ी बाधा यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। अगर पाकिस्तान ये मान भी लेता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, तो भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने पर वो उसे भारत के हवाले करने से इनकार कर सकता है। हालांकि अगर वो पाकिस्तान की सीमा के बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। लेकिन सवाल एक लाजमी है कि क्या दाऊद अब जिंदा है? पिछले कुछ सालों में भारत ने कई दुश्मनों को विदेश की धरती से खींचकर भारत की न्याय व्यवस्था के हवाले किया है। इसमें दाऊद के सहयोगियों से लेकर
कई मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी तलाश में भारत ने पूरी ताकत लगा रखी है। साल 2015 में इंडोनेशिया से छोटा राजन, साल 2018 में क्रिश्चियन मिशेल, साल 2020 में गैंगस्टर रवि पुजारी। कभी पुर्तगाल से, कभी इंडोनेशिया से, कभी सेनेगल से। समय समय पर भारत सरकार ने यह बता दिया कि अपराधी कहीं भी छिप जाएं, जांच एजेंसियां उन्हें तलाश ही लेंगी। इन अपराधियों का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी जीत है। न्याय, कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती का उदाहरण है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इस लिस्ट में कई मोस्ट वांटेड हैं जिन्हें भारत लाना है। दाऊद इब्राहिम जिधर भी हो, पाकिस्तान में छुपा हो, सऊदी अरब में छुपा हुआ, कुवैत में हो, जहां पर भी हो, वो रात को आराम से नहीं सो सकता। उसको नहीं मालूम है कि गोली कब लगेगी उसको, या कौन आएगा उसको पकड़ने के लिए। और ये बाकी टेररिस्ट का भी वो हाल है। अभी कनाडा में काफ़ी छुपे हैं। कनाडा उनको मदद करता है, उनकी सरकार करती है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, कनाडा एक तरफ का टेररिस्ट स्टेट भी है, वो भी पाकिस्तान की तरह ही है। यूके में भी कई बैठे हैं, वो तो अपना डेमोक्रेसी का शरण लेते हुए कहते हैं हम इनको वापस नहीं भेज सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब अपने लाइन पे आ जाएंगे। साल 2005 में गैंगस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया। अबू सलेम 1993 मुंबई बम धमाकों के साथ साथ कई अपराधों में दोषी है। फिलहाल नासिक सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। गैंगस्टर छोटा राजन को साल 2015 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया। फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद छोटा राजन उम्र कैद की सजा काट रहा है। रवि पुजारी, साल 2020 में गैंगस्टर रवि पुजारी को सेनेगल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। पुजारी के खिलाफ दर्जनों संगीन अपराध दर्ज हैं। फिलहाल जेल में है, लेकिन अब तक सजा नहीं हुई है। साल 2018 में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया। इस वक्त क्रिश्चियन मिशेल तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन सजा नहीं हुई है। दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर को 2002 में यूएई से भारत लाया गया। मुंबई में अवैध निर्माण, संपत्ति कब्जा और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप थे। कुछ मामलों में जमानत पर बाहर भी आ गया, लेकिन 2017 में एक बार फिर जब मकोका के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई, तब से इकबाल कास्कर जेल में है। देखो, ऐसा है, हमको देखना पड़ेगा कि जो सबूत पेश किए जाते हैं अदालत में। देखिए, हम लोग न्यायाधीश तो हैं नहीं, ना हम वकील हैं। हम तो जो एविडेंस हमारे सामने है उसको देख करके एक आंकलन लगा सकते हैं, और शायद हम में से किसी को भी ये नहीं आंकलन लगाना चाहिए कि कोर्ट क्या सज़ा देगी, क्योंकि वो निर्भर करेगा कि क्या सबूत है। और बहुत सारे केसेस में देख लिया कि वो जो न्याय प्रणाली है वो पूरी तरीके से एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वो होगी। ये बहुत जरूरी है कि इन अपराधियों का मामला कोर्ट की तारीखों में उलझे नहीं, समय पर सजा मिल जाए। दुनिया के अलग अलग 17 देशों में भारत के 34 मोस्ट वांटेड छिपे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 48 देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन पाकिस्तान, चीन और जापान के साथ भारत की ऐसी कोई संधि नहीं है। यानी इन मुल्कों में छिपे अपराधियों को भारत लाना मुश्किल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, मोस्ट वांटेड छोटा शकील, मोस्ट वांटेड मसूद अजहर, मोस्ट वांटेड जकीयुर रहमान लखवी, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद जैसे देश के गुनहगारों को भारत लाना मुश्किल है। पाकिस्तान में इन अपराधियों की मौजूदगी का डॉजियर कई बार पाकिस्तान को सौंपा गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के दुश्मनों को शरण देती आई है। पाकिस्तान को जितने भी सबूत दें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अमेरिका को भी बार बार बोलता था कि उसामा बिन लादेन इधर नहीं है, और फिर उसके मिलिट्री एकेडमी के साथ ही वो पाया गया। लेकिन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो पता लग जाता है, वो ज़रूरी है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वैसे भी हमने भारत की कोशिश से वो टेररिस्ट स्टेट वैसे घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान है।
पहले पाकिस्तान से आए दहशतगर्द की सच्चाई सामने आई और फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों से पकड़े गए आतंकियों से पाकिस्तान के तार जुड़ते चले गए। अब तहव्वुर राना की गिरफ्तारी के बाद ये सच भी दुनिया के सामने आएगा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों की खेप भारत भेजने में कौन कौन शामिल था। यानी तहव्वुर राना पाकिस्तान के गले की वो हड्डी है जो ना निगलते बनेगी और ना ही उगलते।